देखिए, अब आपको हम समझाते हैं कि वैक्सीन से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लग रही है। इस वक्त आपको बताएं कि देश में 20% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और जिन देशों में वैक्सीन की पहली डोज 20% लगी है, वहां पर कोरोना के केस कम हो गए हैं। अभी तक वहां कोरोना की कोई और लहर देखने को नहीं मिल रही है। देखिए आंकड़े, आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे। अमेरिका में 53.37% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और अब यहां पर 24 घंटे में 7,000 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। कनाडा की बात करें तो 67.25% लोगों को पहली डोज लगी है। 24 घंटे में यहां 1,000 से भी कम केस दर्ज किए गए। ब्रिटेन में यह आंकड़ा 64.63% का है और लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 64.63% लोगों को 24 घंटे में 15,000 केस ब्रिटेन में दर्ज किए गए। इटली की बात करें तो इटली में 53.44% लोगों को पहली डोज लगी और यहां 24 घंटे में 751 केस दर्ज किए गए हैं। तो वैक्सीनेशन से कोरोना पर किस तरह से ब्रेक लग सकती है, ये आंकड़ों के जरिए आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 20% से ज्यादा डोज लगने वाले देशों का ये आंकड़ा था। और चलिए अब इस पर बात करने के लिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सवाल होंगे, तो उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, एम्स कोविड सेंटर के प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। डॉक्टर राजेश, पहले तो मैं यही आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो फिलहाल आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं हमारे मन में, आपके भी मन में होंगी, लोगों के मन में रहती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट राहत देती है। पहले तो आप इस पर क्या कहेंगे, इस रिपोर्ट पर? रिपोर्ट राहत देने वाली ज़रूर है, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक पूरी तरह से ये एंडेमिक नहीं हो जाता, हमारे पास तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं लहर आ सकती है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो मेरा भी मानना यही है कि जो हमने दूसरी लहर में जिस तरह की तबाही देखी और जिस तरह से इंक्रीज देखा, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए बहुत से तर्क आपने भी दिए, बहुत से तर्क मैं भी दे सकता हूँ। उसमें वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बड़ी आबादी को जो है इन्फेक्शन हो चुकी है, ये भी उसमें एक तर्क है। और लेकिन इसमें ये बात फिर भी ज़रूरी रहेगी कि और वेव नहीं आने के लिए अभी भी हमें सारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी संक्रामक इन्फेक्शन या जो भी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज होती है, वो 3 चीज़ों की इंटरैक्शन पे डिपेंड करती है। उसको हम कहते हैं एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। आपने एजेंट की बात की कि वो म्यूटेंट हो रहा है, ज़्यादा इन्फेक्टिव हो रहा है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो रहा है। तो अगर वो अपनी फॉर्म चेंज करता है कि जिससे कि वो डायग्नोसिस में या इम्यूनिटी को छका सके, तो वो एक रिस्क रहता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि तीसरी वेव या चौथी वेव नहीं आएगी। जो हमने देखा कि जिस तरह से लोगों ने बहुत दूसरी वेव में जो शुरू होने से पहले जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया, वो अगर उस तरह का अगर अभी भी व्यवहार रहेगा, तो वो खतरा बना रहेगा। इतना उसके ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात मानता हूँ कि तीसरी वेव जो है इतनी घातक नहीं होगी, इतनी सीवियर नहीं होगी, लेकिन हमें सावधान जरूर रहना होगा। डॉक्टर राजेश, क्योंकि देखिए तीसरी लहर को लेकर डर इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि इसे लेकर ये कहा जा रहा था कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित इस लहर में हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में अभी तक हम बच्चों की वैक्सीन की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे ही सही, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से खतरा देखा जा सकता है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि बच्चे बड़ी संख्या में दूसरी वेव में भी प्रभावित हुए हैं। और लेकिन क्या है कि उनकी उस लेवल पे टेस्टिंग नहीं हुई। हमें ये मालूम है कि जब बहुत छोटे बच्चे जो जब ऐसा शक हुआ कि उनको ऐसे सिम्टम्स थे कि उनको कोविड तो नहीं हो गया, तो उनके बजाय उनके माँ बाप को टेस्ट किया गया, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए ये संभव नहीं है कि माता पिता को हो जाए और बच्चों को नहीं हो, या बच्चों को हो जाए और माता पिता को ना हो। दूसरी बात है, बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत लचीला, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बहुत सीरियस केसेस बच्चों में देखने में नहीं आए हैं और इसलिए मुझे ये नहीं लगता है। देखिए, हमारा सोचना ये है कि बच्चे इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चों में बहुत सारी इन्फेक्शन बिना वैक्सीनेशन के भी अपना बहुत कोई बड़ा प्रभाव दिखाए बिना निकल जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा उसके बारे में मुझे लगता नहीं है कि पैनिक करने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर राजेश, जो ये रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि जिन देशों में 20% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, डोज लगाई जा चुकी है, वहां पर लहर का भी खतरा कम हुआ है और कोरोना के केस कम हो रहे हैं। तो हमारे देश में भी 20% लोगों के आसपास देखिए ऐसी डोजेस लगाई जा चुकी हैं कोरोना वैक्सीन की। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये आंकड़ा जो है ये वाकई असरदार होगा? देखिए शिरीन जी, ऐसा है कि ये
आंकड़ा असरदार है लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। आपने देखा यूके में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होने के बाद भी जब डेल्टा वेरिएंट गया तो संक्रमण के रेट में उसकी दर में तेजी आई। लेकिन बात यह है कि जो लोग एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको भी हमने देखा 6 से 7 महीने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोगों को रिपीट इन्फेक्शन भी हुई। तो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी भी परमानेंट नहीं है, हालांकि वैक्सीनेशन। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग इन देशों में भी होंगे जो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको दोबारा इन्फेक्शन इतनी माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हुई है कि वो पिक नहीं हो पाई है। तो इसलिए वैक्सीनेशन का फायदा है वो ऑब्वियस है। क्या नंबर में इतनी ज्यादा कमी आई है ये कहना पूरे विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। हो सकता है कि संक्रमण दर होने के बावजूद भी सीरियस केसेस या सिम्टोमेटिक केसेस नहीं हो इसलिए पकड़ में नहीं आए। अच्छा, बहुत बड़ी आबादी देश की संक्रमित ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड वेव में हमने हालात देखे देश के। क्या आपको लगता है कि एंटीबॉडीज क्योंकि लोगों के अंदर अब डेवलप हो गई हैं तो ये खतरे को कम करने का काम कर रही है या करेगी थर्ड वेव के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2 बातें कही। अब इसमें भी क्योंकि ये नई बीमारी है इसमें अभी डेटा पूरा परमानेंट नहीं है। कुछ एक जर्नल्स ने ये कहा कि 1 साल तक इम्यूनिटी रहती है, जबकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जिनको पहली वेव में इन्फेक्शन के बाद में दूसरी वेव में इन्फेक्शन हुआ 6 से 7 महीने के बाद में, लेकिन ज्यादातर लोगों को एकदम माइल्ड हुआ। तो ये बात पक्की है कि अगर आपके शरीर में एक बार इम्यूनिटी हो गई है, चाहे वो वैक्सीनेशन से है या वो नेचुरल इन्फेक्शन से है, आपको सीरियस इन्फेक्शन होने की, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के, हॉस्पिटलाइजेशन होने के और मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो आपने कहा एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो चुके हैं और वैक्सीनेशन भी हो रही है, इन सब को देखते हुए ये माना जा सकता है कि तीसरी वेव इस तरह की जैसी भयावह नहीं होगी। लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है। तो अभी भी ऐसी संभावना है कि लोकल क्लस्टर्स, लोकलाइज हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन हमें कहीं कहीं देश के किसी भाग में देखने को मिलते रहे काफी समय तक। ठीक है डॉक्टर, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ प्रणय भी बने हुए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता, क्योंकि इन्होंने ही ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। प्रणय, जाहिर तौर पर जैसे डॉक्टर भी कह रहे थे यहाँ पर, ये एक राहत भरी खबर है क्योंकि तीसरी वेव कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, बहुत बातें इसको लेकर हो चुकी है, वैज्ञानिकों की आशंकाएं इसको लेकर बड़ी हैं। पर ICMR की ये जो करंट रिपोर्ट है इससे कम एक राहत जरूर मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से शरीन, ये इस बात को लेके एक राहत जरूर देता है, आशंकाओं को कम करता है, लेकिन चिंताएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है क्योंकि सावधानी बेहद जरूरी है इस पूरे मामले के अंदर। कोविड के अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वी आर इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक एंड द पेंडेमिक इज स्टिल ऑन। इसलिए ये जो स्टडी है ये जरूर बताती है कि दूसरी वेव जितनी खतरनाक थी, तीसरी वेव उससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, और अगर खतरनाक होती है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स होंगे, और उसके लिए जरूरी होगा कि वायरस का ऐसा नया म्यूटेंट सामने आए जिसका कि R0 4.5 से ज्यादा हो, यानी जिसकी संक्रामकता जो है वो डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं बहुत ज्यादा हो। और साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि जो पहले से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं या जो इम्यूनिटी सिस्टम के जो डेवलप हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी हो चाहे वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी हो, उसको भी खत्म होना होगा। और साथ साथ लॉकडाउन के इफेक्ट कम होते हैं। तो यानी ये सारे इफेक्ट जो कि आज भी मौजूद हैं, यानी ऐसा माना जा रहा है जो तीसरा नेशनल सीरो सर्वे था उसके अनुसार, अगर हम उसी के आकलंस को एक्स्ट्रापोलेट करें तो मानते हैं कि सेकेंड वेव के खत्म होते होते तक 60 से 70% तक भारत की आबादी से कोविड-19 गुजर चुका होगा, और उनके अंदर ये रिस्पॉन्स होगा इम्यूनोलॉजिकल कि वो इसके खिलाफ एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होंगे। जी ठीक है। डॉक्टर राजेश, इसी का जिक्र मैं आपसे भी करूंगी क्योंकि डेल्टा प्लस ये जो न्यू वेरिएंट है इसके मामले भी धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहे हैं देश भर में, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया इसीलिए क्योंकि इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। जहां कहीं भी हमें कोई डेल्टा प्लस का वेरिएंट मिलता है वहां अच्छे से उनको कंटैक्ट ट्रेसिंग करके उन लोगों को जो है कंटेन करना होगा। इस तरह के आउटब्रेक अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी ओल्ड एज होम में कहीं ऐसे केस निकलता है तो उस पूरे एरिया के लोगों को हमें कंटेन करना पड़ेगा, ताकि ये जो टेंडेंसी होती है इसकी कि बहुत जल्दी ये फैल के, ऑलरेडी आपने देखा कि ये विदेशों में फैल चुका है, भारत के राज्यों में मिल रहा है। तो ये, और उसमें एक इसलिए कंसर्न की बात इसलिए भी है कि जो उसमें K470N जिसे हम कहते हैं जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन वही है जो बीटा स्ट्रेन में है, और जो बीटा स्ट्रेन उसकी वजह से ये कहा जाता है कि कहीं इम्यून एस्केप जिसको कहते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा छका सकता है,
थोड़ा बहुत जो है इफेक्टिवनेस वैक्सीन की कम कर सकता है, इसलिए इस पे बराबर नजर जरूर रखनी होगी, क्योंकि मेरा अंदेशा यह है कि धीरे धीरे ये पुराने स्ट्रेन को रिप्लेस करके मेजर स्ट्रेन बनने की इसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि ये म्यूटेशन जो है ना आउट ऑफ नीड फॉर सर्वाइवल होती है। वायरस जब ये देखता है लोग अब इन्फेक्ट हो गए, वैक्सीनेट हो गए, अब मुझे नई जगह नहीं मिल रही है, या अगर उसको बहुत से ऐसे लोगों में जिसमें बहुत देर तक उनकी इम्यून सप्रेशन की वजह से परसिस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकता है, तब ये ऐसी चेंज इसके अंदर होती है जिससे कि ये ज्यादा सरवाइव करने की कोशिश करता है, जिसके लिए इम्यूनिटी को चकाना, वैक्सीन को चकाना इसके लिए जरूरी होता है, जिसमें जाहिर अभी तक इतना कारगर नहीं है। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना किस नए रूप में सामने आ जाएगा, किस तरह से बदला हुआ रूप के सामने आएगा, वो कहना अभी मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही, प्रणय आपका भी और डॉक्टर राजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देखिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इससे जंग अभी भी जारी है, इसीलिए वैक्सीनेशन के इस अभियान से आप भी जुड़िए। एबीपी न्यूज भी आपसे यही कहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।